नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्ज़ाम स्टडी में। तो दोस्तों, आज से हम संस्कृत की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सी टेट, MP टेट, R टेट या रीट जो भी एग्ज़ाम्स हैं, UP टेट, सभी में संस्कृत से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, आज से हम संस्कृत की जो पोर्शन है उसमें संस्कृत शिक्षण का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके, और लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं सिलेबस बता देता हूँ। संस्कृत का जो भी सिलेबस है तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण विधि है, आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा है संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, जो संस्कृत भाषा के जो भी शिक्षण सिद्धांत हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नानः, दोस्तों ये जो टॉपिक है तीसरे नंबर का, यह टॉपिक 6 से लेकर जो 8th का एग्ज़ाम होता है CTET का, उसमें आता है। तो दोस्तों इसको भी पढ़ेंगे। दोनों कंबाइंड करके मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। संस्कृत भाषा कौशल्य विकास, जैसे कि दोस्तों संस्कृत भाषा के जितने भी कौशल है भाषा के, जैसे कि श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण समस्त संप्रेरणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसको भी पढ़ेंगे। आगे देखेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधितानां प्रश्नानः, जो संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और दोस्तों यहाँ से आते ही हैं, यहाँ से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मौखिक लिखित प्रश्नाम प्रकार सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम, और दोस्तों जो सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को देखेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को देखने से पहले सबसे पहले तो जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाषा क्या होती है, शिक्षण क्या होता है, संस्कृत की विधियाँ क्या होती हैं और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले भाषा देखेंगे, भाषा क्या होती है देखेंगे दोस्तों। एक भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों और अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, भाषा क्या है दोस्तों? भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे जो भी विचार होते हैं हम भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति रहते हैं उसके ही जो विचार रहते हैं उनको हम सुन सकते हैं। तो बस दोस्तों यही भाषा है। जो विचार रहते हैं उनको आदान प्रदान करने की जो व्यवस्था होती है उसी को भाषा कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा जो है, भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है या कौन से शब्द से लिया गया है। दोस्तों देखेंगे भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। कौन से बना है दोस्तों? भाष धातु से बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। जो भाषा शब्द है वह संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। एक बार फिर बताऊंगा दोस्तों, जो भाषा शब्द है वह संस्कृत जो भाषा है उसके एक भाष शब्द है उस धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था देखेंगे दोस्तों। स्वीट के अनुसार वक्ता है, देखेंगे स्वीट ने क्या कहा, स्वीट जी ने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। क्या कहा है दोस्तों स्वीट जी ने? कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो भाषा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिभाषा है भाषा परिभाषा में दोस्तों स्वीट के अनुसार है ये। एक बार और बताऊंगा आपको, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है दोस्तों? भाषा है। आगे देखेंगे भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात हो रही है, भाषा शिक्षण के, कोई अन्य भाषा के नहीं। जैसे कि हिंदी भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है, यहाँ पर यह बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है ग्रहण और अभिव्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? ग्रहण होता है और अभिव्यक्ति होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कुछ भी चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे कि आज अपनी संस्कृत की जो क्लास है वह चल रही है, और आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? ग्रहण कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ वह आप ग्रहण कर रहे हैं, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ संस्कृत के विषय में बता रहा हूँ, भाषा क्या होती है,
मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो जो भाषा के 4 कौशल रहते हैं उनमें भी जो ग्रहणात्मक होते हैं और कैसे होते हैं, अभिव्यक्तात्मक होते हैं। जैसे कि दोस्तों जो सुनना कौशल रहता है, कौन सा होता है दोस्तों? सुनना कौशल, वह कैसा रहता है? ग्रहणात्मक होता है। उससे हम कुछ भी चीज़ रहती है ग्रहण करते हैं। और पढ़ना भी कैसा रहता है? पढ़ना भी दोस्तों कैसा रहता है दोस्तों? पढ़ना भी ग्रहणात्मक रहता है। वहीं बात करें बोलने की और लिखने की, कौन सा दोस्तों? बोलना और लिखना कैसा रहता है? बोलना और लिखना रहता है हमारा अभिव्यक्तात्मक। कैसा रहता है दोस्तों? अभिव्यक्तात्मक। दोस्तों जो भाषा के कौशल है उनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। शुभोपाली करके आप इसको याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। सा से हो जाएगा सुनना, बा से हो जाएगा बोलना, और पा से हो जाएगा क्या हो जाएगा? पढ़ना, और ला से हो जाएगा लिखना। दोस्तों आगे देखेंगे। अब तो दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य देखा, अब देखेंगे दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। अभी भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखे थे, अब संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे दोस्तों। संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना। जो संस्कृत भाषा है दोस्तों उसका क्या उद्देश्य है? जो भारत की संस्कृति है उसका ज्ञान, उसका प्रचार एवं संरक्षण करना। दोस्तों क्या था, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा का ही प्रचलन होता था। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा है, जितने भी वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो भी हैं पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उन सभी की भाषा कैसी है दोस्तों? संस्कृत है। रामायण हो तो उन सभी की भाषा क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है दोस्तों? भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान कराना ही संस्कृत भाषा शिक्षण क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारतीय संस्कृति का ज्ञान करा के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। बिल्कुल दोस्तों, जो संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य? दूसरा एक उद्देश्य यह है दोस्तों कि संस्कृति का ज्ञान तो कराना ही, साथ साथ में जो एक पीढ़ी है जैसे कि ऋषि मुनियों से जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो पीढ़ी चल रही है उसने क्या करा? संस्कृत को ग्रहण किया। इसी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृत भाषा क्या करना? स्थानांतरण करना ही संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर व भावात्मक एकता का विकास करना। बिल्कुल दोस्तों, यह भी इसका एक उद्देश्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। बिल्कुल दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो वर्तमान में क्या है, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना है। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृत भाषा को बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल दोस्तों, यह भी एक उद्देश्य है संस्कृत भाषा शिक्षण का। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। दोस्तों जो संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होता है? एक उद्देश्य यह भी होता है दोस्तों, संस्कृत की जो भाषा रहती है, साहित्य जो रहता है संस्कृत भाषा में, कई साहित्य रहते हैं, कई जो कवि रहते हैं वह संस्कृत भाषा में साहित्य लिखते हैं, तो उनमें अभिरुचि उत्पन्न करना ही बालकों में क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अभी क्या देखा दोस्तों? संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखे हैं दोस्तों। अब क्या देखना है दोस्तों? शिक्षण क्या होता है देखेंगे दोस्तों। शिक्षण क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी समझ लेना आप। शिक्षण देखिएगा दोस्तों, कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। क्या होता है दोस्तों? जब एक टीचर जो रहता है बच्चों को पढ़ा रहा होता है सुव्यवस्थित तरीके से कैसे दोस्तों? कि एक टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यह एक अंतःक्रिया हो रही है। किस किस के बीच हो रही है? शिक्षक व छात्र के बीच। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को शिक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? सुव्यवस्थित शिक्षण कहा जाता है। जब अंतःक्रिया होती है शिक्षक और बच्चे के बीच को, इसी को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सुव्यवस्थित। अब बात आती है, जो सुव्यवस्थित शब्द है इसका अर्थ भी जान लीजिए थोड़ा सा। क्या है दोस्तों? यदि शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चा एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, तो इसको शिक्षण नहीं कहेंगे, क्योंकि सुव्यवस्थित शिक्षण वही होता है जब शिक्षक कुछ पढ़ाता है और बच्चे उसको ग्रहण करते हैं, और बच्चे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीधी बात है, ग्रहण करते हैं, उसको सुव्यवस्थित क्या कहते हैं? शिक्षण कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब बात आती है शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज से तो नहीं, कल की क्लास होगी जो शिक्षण विधि से स्टार्ट होगी। अभी तो थोड़ी जानकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे दोस्तों। शिक्षण विधि क्या होती है? तो दोस्तों शिक्षण विधि एक ढंग होता है, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने का। देखेंगे विधि, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी, विधि क्या होता है? तरीका होता है, एक ढंग होता है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने का, है ना। तो दोस्तों क्या कह रहा है? शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को साम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको
कि आप टीचर हैं और आप बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं और उस प्रश्नों के माध्यम से उनसे, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है और उसका रिवाइज कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से उसका रिवाइज करा रहे हैं, तो यह कौन सी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, अब एक जो आप किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी कार्यवश, तो उसमें जो मॉनिटर रहता है क्लास का वह पढ़ाता है, तो वह कौन सी विधि हो जाएगी, कक्षा नायक विधि हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, विधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे। तो दोस्तों हमारा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी स्टार्टिंग की उसको हमने देख लिया है। अब शिक्षण विधि देखेंगे, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी हमको पढ़ना है देखेंगे दोस्तों। संस्कृत के शिक्षण शास्त्र में संस्कृत शिक्षण विधि देखेंगे दोस्तों। 3 प्रकार की विधि निकल कर आई है दोस्तों प्रेजेंट टाइम तक, जो प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी। परंपरागत और प्राचीन है। परंपरागत और प्राचीन उपागम कौन से दोस्तों, परंपरागत और प्राचीन उपागम। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परंपरागत मतलब कि जो प्राचीन समय में चलती थी ऋषि मुनियों द्वारा, गुरुकुल द्वारा, जो वही परंपरागत विधि हो जाएंगी। प्राचीन विधि हो जाएंगी ऐतिहासिक, जो पुराने समय में चलती थी, वही कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, परंपरागत विधि हो जाएंगी। और दोस्तों जो उसके बाद में जो परंपरागत विधि है उनका जो चलन था वह खत्म हो गया। उसके बाद आई कौन सी, नवीन विधि। कौन सी आई दोस्तों, नवीन या आधुनिक विधि। नवीन या आधुनिक विधि आई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आई नवीनतम विधि। नवीनतम विधि प्रेजेंट टाइम में चल रही है दोस्तों। इन तीनों को समझ लेना। जो परंपरागत और प्राचीन विधि थी उसमें ऋषि मुनियों द्वारा पढ़ाया जाता था, जैसा कि अक्सर आपने जो प्राचीन, जैसे कि रामायण हो गया, कृष्ण लीला हो गई, इन सभी में आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि रहते हैं गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। जब इस तरह से वह पढ़ाते थे तो परंपरागत विधि या प्राचीन विधि का प्रयोग करते थे। इसमें जो बच्चे रहते थे बाल केंद्रित शिक्षा नहीं रहती थी। उस समय जो बच्चों का जीवन था काफ़ी कठिन था, उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था और कई तरह के कार्य करना पड़ते थे। उसके बाद नवीन या आधुनिक विधि है। अब नवीन या आधुनिक विधि में बच्चे पर ध्यान तो दिया जाता था लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया जाता दोस्तों। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है नवीनतम उपागम आए। कौन से दोस्तों, नवीनतम उपागम आए। इसमें क्या है दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 है, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। कुछ भी पढ़ाया जाएगा, जो शिक्षण कराया जाएगा वह बच्चे के स्तर से संबंधित होना चाहिए। यही नवीनतम उपागम है। देखेंगे दोस्तों आगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले आप अपन को क्या पढ़ना है, हम लोगों को परंपरागत प्राचीन उपागम पढ़ना है दोस्तों। तो परंपरागत में इस तरह से पढ़ाया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वह बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से जो शिक्षण केंद्रित होती थी यह विधियाँ। आगे देखेंगे, दूसरे चित्र में भी यही दिखाया गया है दोस्तों। ऋषि जो मुनि है क्या कर रहे हैं, वह पढ़ा रहा है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये शिक्षक केंद्रित है। आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले परंपरागत जो प्राचीन विधि उसको पढ़ेंगे। उसके भी 2 प्रकार हैं। अब वह कौन कौन से प्रकार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखेंगे, सबसे पहले है पाठशाला विधि। कौन सी दोस्तों, इसका एक प्रकार है पाठशाला विधि। उसी को क्या कहा जाता है, गुरुकुल परंपरा कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि मैं आप सभी को अभी बता चुका हूँ, जो प्राचीन समय में पाठशाला कैसे होती थी, गुरुकुल, जिनको गुरुकुल कहा जाता था, जिनमें जो शिक्षण केंद्रित होती थी, ऋषि मुनि पढ़ाते थे। उस समय बच्चों का जीवन काफ़ी कठिन होता था, क्योंकि दोस्तों वह एक बार गुरुकुल आ जाते थे तो पूरी शिक्षा या पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके ही घर जाते थे। तो इस वजह से और भी कुछ ऐसी कठिनाई तो बच्चों को सामना करना पड़ता था। और एक प्रकार क्या है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि है। क्या है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि है। इसको दोस्तों एक नाम और है इसका, क्या नाम है दोस्तों, भंडारकर विधि भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भंडारकर विधि भी इसको कहा जाता है। दोनों में से कोई भी आ जाए कि प्राचीन विधि कौन सी है, तो आप इनको आप लगा सकते हैं, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों परंपरागत या प्राचीन विधि के प्रकार कौन कौन से हैं, पाठशाला विधि, इसी को क्या कहा जाता है, गुरुकुल परंपरा कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि भी इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों देखेंगे पाठशाला विधि। पाठशाला जो विधि है, अब जैसे कि परंपरागत या प्राचीन विधि, इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा, और दूसरा क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। तो दोस्तों जो पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा है, इसके भी कई प्रकार हैं, उनको भी देखेंगे दोस्तों। पाठशाला या गुरुकुल परंपरा जो विधि है उसके प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, उसके क्या प्रकार हैं। उसके प्रकार में सबसे पहले जो है मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि है। कौन सी है दोस्तों, मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि है। सर्वप्रथम विधियों में हम इसी को पढ़ेंगे दोस्तों, नोट कर लेना। सूत्र विधि आ जाएगी, परायण विधि आ जाएगी, वाद विवाद विधि आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विवाद विधि आ जाएगी, कथाकथन विधि आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 7वें नंबर की है, कौन सी है दोस्तों, कक्षा नायक विधि है, व्याख्या विधि है और भाषण विधि इत्यादि, ये सभी विधियाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों 30 से लेकर 40 टोटल ही विधियाँ हैं। एक क्लास में नहीं होंगी ये सब, 10 से 12 जितनी भी क्लास आएंगे आप उनको पढ़ लीजिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो दोस्तों
जो आगे से कल से पढ़ेंगे, आगे जो भी विधि है कल से हमारा जो कल का हमारा टॉपिक है वह है मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि। क्या है दोस्तों? मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी यह है कि बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों रोजाना संस्कृत से संबंधित जो भी शिक्षण विधि से संबंधित वीडियो हैं सभी आएंगी। तो जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे, और जिससे आप उस वीडियो को देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।